नमस्कार विद्यार्थियों। एमए उत्तरार्ध चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद की कक्षा में आपका स्वागत है। चतुर्थ प्रश्न पत्र प्रेमचंद के अंतर्गत आज हम उनके उपन्यास कर्मभूमि का कथासार के बारे में विचार करेंगे। तो आइए देखते हैं। कर्मभूमि प्रेमचंद जी का एक राजनीतिक उपन्यास है जो पहली बार सन 1932 में प्रकाशित हुआ था। वास्तव में कर्मभूमि यथार्थ और आदर्श के अद्भुत समन्वय की एक ऐसी कृति है जो मनुष्य के मन के विविध रूपों को अत्यधिक कुशलता के साथ चित्रित करती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए स्वाधीनता आंदोलन की झांकी प्रस्तुत करने वाली यह कृति मनुष्य के देवत्व के विजय का उद्घोष करती है। कर्मभूमि में यह संदेश दिया गया है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने बराबर समझे। मानवीय, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से प्रस्तुत उपन्यास कर्म की भावना पर बल देता है। जो कर्म में विश्वास करता है वही नाम, काम तथा यश प्राप्त करता है, और जो आलसी है वह गरीब है तथा विपत्तियों में जीवन जीता है। लाला समरकांत, धनीराम, मनीराम आदि इसी तरह के पात्र हैं जो चालाकी, बेईमानी और धोखाधड़ी से काम करते हैं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं, भले ही अन्याय और अत्याचार के माध्यम से ही धन कमाएं। वहीं अमरकांत, सलीम, सुखदा, मुन्नी आदि अलग तरह के पात्र हैं जो कर्म के क्षेत्र में लीन रहते हैं, सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कर्मभूमि का कथासार। कहानी इस तरह से है। अमरकांत समरकांत का पुत्र है। अमरकांत जो इस उपन्यास का नायक भी है। लाला समरकांत काशी के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। उन्होंने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। अमरकांत काशी के क्वींस कॉलेज में 10वीं कक्षा का छात्र है। कॉलेज में हर महीने 7 तारीख तक फीस नहीं देने पर उसका नाम काट दिया जाता था तथा दुगनी फीस देनी पड़ती थी। क्योंकि अमरकांत पढ़ाई में रुचि रखता था, किंतु उसके पिता समरकांत चाहते थे कि वह उनके व्यवसाय में हाथ बटाएं। इसी कारण अमरकांत पिता से फीस के पैसे नहीं लेता। वह चिंता में डूबा है कि समय पर फीस कैसे भरें। उसका मित्र सलीम उसकी इस चिंता को समझ जाता है और उसे बताए बिना ही अमरकांत की फीस जमा कर देता है। अमरकांत की मां का देहांत हो चुका है। उसके पिता समरकांत मित्रों के कहने पर दूसरा विवाह कर लेते हैं। अमरकांत अपनी नई मां का स्वागत स्नेह से करता है, पर बदले में उसे स्नेह नहीं मिलता जिसकी उसे उम्मीद थी। बात बात पर डांट पड़ती है। पिता पुत्र में परस्पर मतभेद रहता है, जिसके कारण दोनों में स्नेह का अभाव भी हो जाता है। अमरकांत अपनी सौतेली बहन नैना से अत्यधिक स्नेह रखता है। दोनों के बीच सगे भाई बहन से भी अधिक प्रेम है। अमरकांत का विवाह रेणुका देवी की पुत्री सुखदा से कर दिया जाता है। सुखदा एक धनी परिवार की लड़की है जो वैभव और विलासिता को ही जीवन में अधिक महत्व देती है, किंतु अमरकांत के लिए यह सब बातें व्यर्थ होती है। अमरकांत की बहन नैना से फीस के पैसे देती है। समरकांत को जब इस बात का पता चलता है तो वे अमरकांत को भला बुरा कहते हैं। अमरकांत पिता के इन कड़वे वचनों से आहत हो जाता है। सुखदा भी इस अपमान को सहन नहीं कर पाती। वह अमरकांत को माँ के पास चलने के लिए कहती है ताकि वो आगे की पढ़ाई पूरी कर सके, परंतु स्वाभिमानी अमरकांत इस बात को स्वीकार नहीं करता। विवाह के 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी अमरकांत और सुखदा में सामंजस्य नहीं था। दोनों के विचार तथा व्यवहार अलग थे। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात अमरकांत के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो पैसा कैसे कमाएं।
वह व्यापारियों के यहाँ लिखने पढ़ने का काम करने लगता है, परंतु पुत्र के इस तरह से कार्य को लेकर समरकांत बहुत बिगड़ते हैं। किंतु अमरकांत के समझाने पर कि वह व्यवसायिक ज्ञानोपार्जन के लिए ही कर रहा है, तो समरकांत ने समझा कि चलो ठीक है, इस बहाने व्यवसाय के बारे में कुछ न कुछ तो सीख ही जाएगा। अतः उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया। अमरकांत की रुचि व्यवसाय की अपेक्षा सामाजिक कल्याण के कार्यों में अधिक थी। सुखदा के बहुत समझाने पर अमरकांत पिता की दुकान पर बैठने के लिए तैयार तो हो जाता है, साथ ही साथ घर गृहस्थी के कार्य में भी रुचि लेने लगता है। एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था कि काले खां नाम का व्यक्ति वहां आता है, जो चोरी किए हुए सोने के कड़े बेचना चाहता है। अमरकांत उसे मना कर देते हैं। काले खां बहुत मोलभाव करता है। अंत में अमरकांत पुलिस का डर दिखाकर उसे भगा देता है, परंतु जब लाला समरकांत को इस बात का पता चलता है तो वे इसे बहुत भला बुरा कहते हैं। तभी दुकान पर बूढ़ी पठातीन आती है, जो अमरकांत से 5 रुपये मांगती है। पूछने पर अमरकांत को ज्ञात होता है कि वह विधवा स्त्री समरकांत के पुराने नौकर की विधवा है, जिसे सहायता के रूप में 5 रुपये हर महीने दिए जाते हैं। अमरकांत उस बूढ़ी पठानीन को छोड़ने घर जाता है। वहाँ उसकी पोती सकीना से उसकी मुलाकात होती है। अमर उसके रूप सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाता है। घर की दयनीय स्थिति देखकर अपने पिता समरकांत पर भी उसे क्रोध आता है कि सहायता के रूप में जो 5 रुपये दिए जाते हैं, उससे घर का गुजारा अत्यंत ही कठिनता से होता है। बूढ़ी पठानीन अमरकांत से प्रार्थना करती है कि उसकी पोती के द्वारा बनाए हुए रुमालों को बेचने की व्यवस्था कर दे, साथ ही उसके लिए मुस्लिम वर की खोज करे ताकि उसका विवाह हो सके। एक दिन समरकांत दुकान पर बैठे हुए थे कि 2 अंग्रेज और 1 मैम सोने की जंजीर बेचने आते हैं। बाहर जाते समय एक भिखारिन से मुठभेड़ के दौरान उनकी हत्या हो जाती है। उस भिखारिन का नाम मुन्नी है और पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। मुन्नी अपना अपराध कबूल कर लेती है और साथ ही यह भी बताती है कि उसने हत्या इसलिए की क्योंकि गोरे लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया था। समस्त जनता की सहानुभूति उसके साथ रहती है। सलीम डॉक्टर शांति कुमार उसे बरी करवाने का प्रयास करते हैं। जज मुन्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं कि उसने हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की है, अतः उसे छोड़ दिया जाता है। मुन्नी का पति उसे घर वापस ले जाना चाहता है, किंतु मुन्नी घर लौटना नहीं चाहती क्योंकि उसे डर है कि समाज उसे सम्मानपूर्वक जीने नहीं देगा। इधर अमरकांत मन ही मन सकीना के प्रति प्रेम भाव रखने लगता है। इसी बीच अमरकांत के घर पुत्र का जन्म होता है। लाला समरकांत भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं, दिल खोलकर खर्च करते हैं। अमरकांत भी पुत्र जन्म के बाद घर गृहस्थी के कार्यों में ध्यान देने लगता है। यद्यपि वह सुखदा के प्रति अत्यधिक स्नेह रखने लगता है, परंतु सकीना के प्रति अपने आकर्षण को भी छोड़ नहीं पाता। जब सलीम आकर उसे बताता है कि सकीने का विवाह होने वाला है, तो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वह उसे अपनाना चाहता है। सलीम उसे समझाने का प्रयास करता है, किंतु अमर सकीना को लेकर दूर चले जाना चाहता है। सकीना इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। वह नहीं चाहती कि उसके कारण अमरकांत के जीवन में कठिनाइयां आ जाए। साथ ही आजीवन विवाह न करने का प्रण लेकर एक तरह से अमरकांत के प्रति अपने प्रेम की पुष्टि करती है। अमरकांत अपना अधिकतर समय समाज कल्याण के कार्यों में बिताता है। अमरकांत अपना अधिकतर समय समाज कल्याण के कार्यों में बिताता है। उसे म्यूनिसिपल बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है। उसके पिता चाहते हैं कि वह अपना पूरा समय व्यापार में लगाए। इस बात को लेकर पिता पुत्र में कहासुनी हो जाती है
और वह अपने मन की बात पिता को बता देता है। इस पर समरकांत अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और अमरकांत को पत्नी और बच्चे सहित घर से अलग रहने को कह देते हैं, जिसे सुनकर अमरकांत तथा सुखदा हैरान हो जाती हैं। नैना को अपने भाई भाभी के इस तरह घर छोड़ने को ठीक नहीं लगता। तय घर गृहस्थी के लिए अमरकांत खादी बेचने का काम शुरू कर देता है। सुखदा भी एक विद्यालय में 50 रुपये की नौकरी शुरू कर देती है। कुछ समय पश्चात सुखदा को पता चलता है कि लाला समरकांत बीमार है। वह उन्हें देखने घर जाती है। उनकी हालत देखकर उसे पश्चाताप होता है। वह लाला समरकांत की खूब सेवा करती है। समरकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। वह पुत्र की उदासीनता से दुखी रहने लगता है। बीच बीच में सुखदा और अमरकांत के मध्य लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। अमरकांत के लिए एक ही जगह ऐसी है जहां वह कुछ पल शांति से बिता सकता है। वह सकीना के घर जाने लगता है। बूढ़ी पठानीन को अमरकांत का इस तरह आना अच्छा नहीं लगता। वह उसे साफ साफ मना कर देती है। अमरकांत अपने दिल की बात सलीम को बताता है। सलीम अमरकांत और समरकांत के बीच समझौता करवाना चाहता है। अमर सकीना को अपनाना चाहता है, लेकिन समरकांत इसके लिए राजी नहीं होते। तब अमरकांत घर छोड़कर दूसरे किसी स्थान पर चला जाता है। वह स्थान निम्न जाति के लोगों की बस्ती है। अमरकांत जात पात नहीं मानता है, इसलिए उसे वहाँ रहने में कोई कठिनाई नहीं होती। अमर यहाँ बच्चों के लिए पाठशाला शुरू कर देता है। उन्हें साफ सफाई का महत्व बताता है। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगता है। चमार जाति के लोग अमरकांत के समझाने पर मांस मदिरा खाना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि दूसरे गांव के लोगों में भी बदलाव आ जाता है। यही रहते हुए अमरकांत की मुलाकात मुन्नी से होती है। मुन्नी उसे अपने अपराध बोध से मुक्त होने को लेकर हरिद्वार में चमारों की बस्ती में आने तक की सारी कथा सुनाती है। इसी गांव के चौधरी के लड़के ने उसे बचाया था, उसका इलाज करा था और यहीं रहकर उसे पर्याप्त आदर सम्मान मिला। अमरकांत के घर छोड़ देने के बाद समरकांत को अपनी गलती का एहसास होता है। वे धार्मिक कार्यों में भाग लेते हैं तथा चंदा भी देते हैं। राम कथा का आयोजन करवाते हैं। ब्रह्मचारी मधुसूदन को पुरोहित बनाया जाता है। कथा को सुनने बहुत से लोग आते हैं। कुछ चमार जाति के लोग कथा सुनने के लिए मंदिर के बाहर के दरवाजे के पास बैठ जाते हैं। पंडित समाज इसका विरोध करता है। झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। डॉक्टर शांति कुमार अछूतों का पक्ष लेते हैं। वे उन्हें मंदिर में प्रवेश दिलवाना चाहते हैं। इस लड़ाई में डॉक्टर शांति कुमार को लाठियां खानी पड़ती है। वे घायल हो जाते हैं। नैना शांति कुमार की सेवा करती है। लाला समरकांत दोनों पक्षों की लड़ाई को शांत करने के लिए पुलिस बुलाते हैं। सुखदा इससे नाराज़ हो जाती है। वे समरकांत को झुकने के लिए मजबूर कर देती है। रेणुका देवी समाज कल्याण के लिए ट्रस्ट की स्थापना करती है और डॉक्टर शांति कुमार अपना सारा जीवन सेवा में लगा देते हैं। नैना का विवाह धनीराम के पुत्र मनीराम के साथ होता है। दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाता, क्योंकि मनीराम में बहुत सी बुरी आदतें हैं, जिससे दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहता है। परिणाम स्वरूप नैना अपना जीवन समाज कल्याण में लगाने का निर्णय लेती है। सेवाश्रम की शाखाएं हर मोहल्ले में खोली जाती है। सुखदा गरीबों के लिए मकान बनवाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी से ज़मीन की मांग करती है। धनीराम इसका विरोध करते हैं। सुखदा आंदोलन करती है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। समरकांत जमानत पर रिहा करवाना चाहते हैं, पर सुखदा मना कर देती है। उसी समय अमरकांत का दोस्त सलीम IAS अफसर बनकर वहीं जाता है जहां अमरकांत रह रहा है। सलीम अमरकांत से मिलता है, उसे सकीना के विषय में बताता है, साथ ही उससे विवाह की अनुमति मांगता है, जिसे अमरकांत स्वीकार कर लेता है। सुखदा तथा समरकांत की सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका की जानकारी भी देता है। अमरकांत के गांव में किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं।
किसानों की लगान माफ़ी के लिए अमरकांत प्रयास करता है, पर सरकार से कुछ मदद न मिलने पर वह आंदोलन शुरू कर देता है। सलीम उसे गिरफ्तार करता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। सुखदा ता नैना भी उसी जेल में बंद है जहां अमरकांत है। समरकांत उसी गांव में जाते हैं जहां अमरकांत रहता था। वहां किसानों की दयनीय दशा को देखते हैं। सलीम को फटकारते हैं। सलीम इस घटना की जानकारी सरकार तक पहुंचाता है। सरकार उसे नौकरी से अलग कर देती है। परिणाम स्वरूप सलीम भी किसानों के हक के लिए कार्य शुरू कर देता है। मिस्टर घोष के साथ ही सलीम की कहासुनी हो जाती है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। सुखदा, नैना, शांति कुमार के जेल जाने के बाद पठानिन, समरकांत और रेणुका देवी आदि सभी आंदोलन से जुड़ जाते हैं। सभी को जेल भेज दिया जाता है। नैना भी इस आंदोलन का हिस्सा बनती है। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में गरीबों को मकान देने के लिए जमीन देने को लेकर मीटिंग चल रही थी कि नैना आंदोलनकारियों के साथ वहां पहुंचती है। मनीराम उस पर गोली चला देता है। भीड़ बेकाबू हो जाती है। बोर्ड को भूमि देने का निर्णय लेना पड़ता है। जिस आंदोलन की शुरुआत सुखदा करती है, उसका अंत नैना की मृत्यु से होता है। सभी उसकी मृत्यु से दुखी है। अमरकांत पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ता है। यहीं जेल में अमर और सुखदा मिलते हैं। जब अमरकांत को पिता के समाजसेवी होने का पता चलता है तो उसका मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। बोर्ड के अनुरोध पर सभी कैदियों को छोड़ने की घोषणा होती है। साथ ही सलीम और अमर सहित 5 लोगों की कमेटी बना दी जाती है। अमर तथा सुखदा पिता से क्षमा याचना करते हैं और उधर सलीम और सकीना का विवाह निश्चित हो जाता है और अंत में सभी उसी गांव में जाकर रहने का निश्चय करते हैं जहां अमरकांत रहता था। इस प्रकार से प्रेमचंद जी का यह उपन्यास एक आदर्शोन्मुखी उपन्यास है, जिसमें प्रेमचंद जी ने अमरकांत और नैना और सकीना के माध्यम से आदर्शों की मानवीय मूल्यों को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।